Hello everyone, this is Kush from National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal. I am currently pursuing computer science and engineering in NITK, and today we will be my JEE mains rank was 899 and my JEE advanced rank was 3534. And today we will be discussing about an interesting chapter of physics, that is laws of motion. तो हम लोग इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना चाहते हैं? हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं लॉस ऑफ मोशन। बेसिक जो न्यूटन न्यूटन हुए थे इस दुनिया में, उन्होंने बेसिक बेसिक 3 लॉस ऑफ मोशन बताए थे हमको। तो उन्हीं के ऊपर पूरा ब्रह्मांड के लगभग सारे मोशंस के हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई गाड़ी कैसे चल रही है, तो वो किस तरह से जाएगी, वो कितने देर बाद कोई कोई घटना हो सकती है। वो सब चीजों के अराउंड ही जो चीजें डिस्क्राइब करते हैं, वो न्यूटन के मेन मेन 3 लॉस ऑफ मोशन है। तो उसी के ऊपर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो यही वो इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग को पता है सारे चीजों के बीच में एक आकर्षण होता है। एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कुछ भी हो सकता है। और जब भी कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा, तो एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। तो किसी को चलते रहने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है, वरना वो न्यूटन का पहला नियम यहाँ लग जाता है, लॉस ऑफ मोशन। ईच एंड एवरी बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, बाहरी कोई खिंचाव या तनाव नहीं होगा, बाहरी कोई आपको धक्का या पुल नहीं करेगा, पुश या पुल इट्स कॉल्ड फोर्स बेसिकली, जब तक नहीं करेगा तब तक वो बॉडी उसी में ही रहेगी। इंटरनल फोर्सेस यहाँ पे मैटर नहीं करते। इंटरनल फोर्सेस जैसे एटम्स के बीच में जो फोर्सेस रहेंगे, जो बॉडी के एटम्स के बीच में होंगे, उसमें उसके उसको उससे कुछ बॉडी का मोशन लेना देना नहीं है। वो इंटरनल फोर्सेस आपस के अंदर में ही रहेंगे। तो वही एक्सटर्नल फोर्सेस को, यही पहला नियम हो गया। उसके बाद ईच एंड यही एवरी बॉडी फर्स्ट ऑप्शन, ईच एंड बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये इसके ऊपर चर्चा की हुई न्यूटन भाई साहब ने पहले में। उसके बाद न्यूटन का दूसरा लॉ है कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। P इज इक्वल टू एम वी, मतलब चेंज इन मतलब एम चेंज एम इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम एक टर्म डिफाइन किया है न्यूटन ने, जिसको क्या है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट से डिफाइन किया है। और आगे चल के पता चलेगा हमको फोर्स क्या होता है। इसी इसी डेफिनेशन से फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग ने पहले ही देखा था आगे लॉस में। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वही है एफ। अब सारे डायरेक्शन से एफ, एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए हमको, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं इस डायरेक्शन में मास इसका 20 किलो, इस डायरेक्शन में इसका 30 किलो, ऐसा नहीं होता। एक बॉडी का मास हमेशा 20 किलो ही रहेगा, या तो 30 किलो ही रहेगा, कोई एक परमानेंट मास रहेगा उसका। वही यहाँ पे एक बुलेट ऑफ मास, इतना एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। एंटर्स हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप आफ्टर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एम इंटू एक्स पता चले, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। तो एम इंटू डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ए इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू एस निकाल सकते हैं। ये हो गया एवरेज एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक बोल करने वाली पॉइंट है एवरेज एक्सीलरेशन, वो ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल। एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जैसे ही फोर्स लगा उस समय बताओ कि क्या था। तो ये हम लोग 270 न्यूटन निकाल सकते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब बाई वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट इज फाइंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन द पार्टिकल। फोर्स हो गया माइनस एम है, एम जी या एम जी, जो भी बोलना चाहे। डायरेक्शन के ऊपर है, बैट्समैन हिट्स ए बॉल। वही अब इसमें यही ये सब चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं हम लोग। फोर्स फोर्स इनटू टाइम का हम लोग इंटीग्रल निकाल लेंगे अगर तो मोमेंटम इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम होगा फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय मास। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है फ्रिक्शन का। और इसका एक क्वेश्चन भी फ्रिक्शन के रिलेटेड आता है। मैं पहले बता देता हूँ क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं। फोर्सेस ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, ईच एंड एवरी फोर्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एक साइंटिफिक कोटेशन भी है, ये एक फिलोसॉफिकल कोटेशन भी है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फोर्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर। अगर मतलब बॉडी ए पे अगर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है,
तो ए भी बॉडी बी पे कोऑर्डिनेटिंग फोर्स लगा रहा है, बस उसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट, सच दैट द होल सिस्टम ऑफ बॉडी ए प्लस बॉडी बी ऑलवेज रिमेन्स इन रेस्ट। ये चीज को ध्यान रख सकते हैं कि हम लोग अगर बॉडी ए प्लस बॉडी बी पे नेट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है ए पे, बी पे सपोज इस डायरेक्शन में जाएगा, तब तो इन दोनों का नेट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रख सकते हैं, नेट नेट हमेशा जीरो रहेगा उसका। किंतु डिफरेंट बॉडी पे इंडिविजुअली ए पे यहाँ पे लग रहा है, इंडिविजुअल बी पे यहाँ पे लग रहा है, तो अगर हमको इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना है तो ऐसा नहीं सोचना कि ए पे यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, ए जीरो हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। ए पे खाली यहाँ पे लग रहा है, बी पे खाली यहाँ पे लग रहा है। वही एग्जांपल यहाँ पे कि यहाँ पे ये जा रहा है तो सीधा टकरा के आ जाएगा, किंतु यहाँ पे से जाएगा तो यहाँ पर से इसकी वेलोसिटी, ये लाइट पार्टिकल्स के जनरली हो सकता है, या बिलर्ड बोल्स कह सकते हैं हम लोग, यहाँ से जैसे ये जाएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। ये वाली बात भी हम लोग याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात सोचने वाली है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो, ये पूरा प्लेन सरफेस है, एकदम चमकाया हुआ सरफेस है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, इससे इतने क्वेश्चन आए हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे। कंजर्वेशन ऑफ लॉ मतलब नेट मोमेंटम बिफोर एक्सीडेंट इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर एक्सीडेंट। मतलब बॉडी ए प्लस बॉडी बी पे नेट मोमेंटम जितना था इक्वल टू बॉडी ए प्लस बॉडी बी पे नेट मोमेंटम जितना था आफ्टर एक्सीडेंट, वो ये। ओके, इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो किसी पॉइंट पे किसी पार्टिकल, पार्टिकल बोल रहे तो एक यहाँ पे जैसे पॉइंट पी पे देखो, यहाँ पे 30 न्यूटन, जैसे अगर मैं जूम करूँ थोड़ा सा, पॉइंट पी पे यहाँ पे 50 लग रहा है, यहाँ पे से टेंशन लग रहा है यहाँ पे, तो अगर पॉइंट पी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर फोर्स जीरो है। और फोर्स जीरो, इंस्टेंटेनियस फोर्स भी जीरो, और एवरेज फोर्स होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स, मतलब अभी ये जीरो है, बाद में ये चल सकता है, अभी मतलब जस्ट फोर्स लगना चालू हुआ तो ये बाद में चल देगा नहीं, और एवरेज फोर्स जीरो होना चाहिए अपने लिए, ताकि वो इक्विलिब्रियम रहे। एवरेज फोर्स मतलब नेट फोर्स, आज भी कल भी परसों भी 10 दिन बाद भी देखोगे तो वो जीरो रहेगा। तो वही चीज है, इस इक्विलिब्रियम से ये रस्सी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, यही वही मतलब स्प्रिंग के, स्प्रिंग में एक इंपॉर्टेंट बात सोचने की, इसमें इंस्टेंटेनियस फोर्स जीरो होता है, एवरेज फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे ना, ये एक बार जी का क्वेश्चन भी है, तो स्प्रिंग कभी भी अगर एक बार आप दबा के छोड़ोगे तो हमेशा ऊपर नीचे ऊपर, मतलब अनलेस वो नेचर में रहता है, वो फ्रिक्शन रहता है तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है, हमको ऐसा लगता है। किंतु अगर आप मतलब नो एटमोस्फेरिक रीजन में लगा के एक बार दबाएंगे उसको, तो और एक तरफ से बांध के रखेंगे तो खाली ऊपर नीचे करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। और जब यहाँ पे एकदम ऊपर पर पहुंचेगा स्प्रिंग, तब उस पर फोर्स जीरो, मतलब फोर्स जीरो, मतलब जब यहाँ पे पहुंचेगा इक्विलिब्रियम में तो इसका फोर्स जीरो होगा। यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी जीरो, मतलब यहाँ से आगे मूव नहीं करेगा। और फोर्स जीरो मतलब वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, मतलब वो मूव कर सकता है, किंतु वो उसके वेलोसिटी चेंज नहीं होगी कुछ सेकंड के लिए। जैसे फिर बाद में यहाँ पे फोर्स लगना चालू हो जाएगा तो फिर वेलोसिटी गिरने लगेगी, फिर यहाँ तक वो पहुंचेगा तो वेलोसिटी नेट जीरो हो जाएगी। यही होता है स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। ये आ गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल भी है और बहुत डैमेजफुल भी है। ये फ्रिक्शन की वजह से एग्जांपल दो, अफ्रीका में हर साल आग लगती है, इतने पेड़ जलते हैं, होते फ्रिक्शन की वजह से। क्या होता है उसमें, तो लीव्स होते हैं वो आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ जैसे एक दूसरे का हम लोग जैसे हाथ कैसे रगड़ेंगे तो गर्माश पैदा होगी। गर्म हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, जब एक दूसरे के ऊपर हम लोग ऐसे हाथ रगड़ रहे हैं तो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से गर्माहट पैदा हो रही है। वैसे ही लीव्स में भी ऐसा होता है, इसलिए वो आग लग जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन। जैसे ये फोर्स है तो फ्रिक्शन दो तरीके के फोर्स होते हैं। फ्रिक्शन दो तरीके होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब वो फोर्स क्या बोलते हैं स्टैटिक, वो मतलब जब हम लोग धक्का मार रहे हैं किंतु हम लोग श्योर हैं कि वो हिलेगा नहीं। जैसे बहुत बड़े ट्रक को हम लोग अकेले तो, अगर कोई पहलवान नहीं है तो आराम से हम लोग नहीं हिला पाएंगे, तो उस समय उस पर लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर जैसे सपोज कोई छोटे सी कोई, जैसे मान लो कोई डब्बा है तो उसमें हम लोग ऐसे धक्का मारेंगे तो वो चल रही है, किंतु उसमें फिर भी रुकने की, वो पीछे रगड़न तो हो ही रही है नीचे, वो ऐसे चल रही है, पीछे से रगड़न हो रही है। तो पीछे वो जो रगड़न हो रही है वो होती काइनेटिक, मतलब चलती हुई अवस्था में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और रुकी हुई अवस्था में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यही कॉन्सेप्ट है काइनेटिक और स्टैटिक्स का। और फ्रिक्शन का हम लोग अगर जनरली मैं अगर बता दूं यहाँ पे, तो उसकी मात्रा कितनी होगी, अगर ये रुकी हुई है तो एफ एस का होगा न्यू एस।
न्यू इज एनी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर बाय टर्म्स में जानना चाहो, एफ एस होगा न्यू एस इनटू नेट नॉर्मल फोर्स। नेट नॉर्मल फोर्स इस केस में अगर ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब एम जी नेट वर्टिकल फोर्स जो होता है, तो यहाँ पे एम जी लग रहा है, वहां पे होगा एफ के में होगा न्यू के इंटू एन। न्यू के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यही है। तो रगड़न एक बार हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि रगड़न हमेशा दो सरफेस के बीच में होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया वर्टिकल फोर्स, ऐसा नहीं करना कि वर्टिकल मान लिया। तो जो जो रगड़न के बीच में होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, अगर सपोज यहाँ पे जैसे हम लोग एक बाल बाल के अगेंस्ट में ऐसे ऐसे कोई सामान रख दे, तो यहाँ पे तो वर्टिकल ऐसा लग रहा है, फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, किंतु हर बार जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन का कोई फिक्स डायरेक्शन, फ्रिक्शन हमेशा बिटवीन द सरफेस होगा। उसके अलोंग फोर्स लगे या ना लगे, फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस हमेशा होगा। यही वो यहाँ पे टेंशन लग रहा है, तो फ्रिक्शन अभी आप पहले हम लोग निकाल सकते हैं, पहले चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। इसमें चेक करने का तरीका है कि पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नेट नॉर्मल देख लेंगे। अगर वो चीज अगर टेंशन से ज्यादा है तो बॉडी हिलेगी ही नहीं, इतना तो कंफर्म मान लो, और वो अब इसे सॉल्व कर देना। और अगर वो चीज इनटू नॉर्मल लेस देन टेंशन है, तो वो बॉडी हिलनी तय है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, वो नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैटिक फ्रिक्शन करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। हम लोग पहले देख रहे हैं, ये देखिए इज लेस देन एक्सीलरेशन इज लेस देन दिस वन, तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। वही रोलिंग फ्रिक्शन जब रोल करते हैं, ये बेसिकली अगर हम बियरिंग्स की बात करें तो यहाँ पे बियरिंग्स में होता है, वो एक अलग कहानी है। वो जनरली एक सर्कुलर मोशन नाम का एक चैप्टर उसमें पढ़ाया जाता है। ये जनरली मैं फटाक से एक बार बता देता हूँ, जैसे मैं बोला था सर्कुलर मोशन में, कि जैसे कोई गाड़ी गाड़ी गोल गोल घूम रही है, तो फ्रिक्शन तो उसके ऊपर नीचे सरफेस पे लग रहा है, इधर भी लगना चाहिए। तो ये देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी होगी, दोनों डायरेक्शन में होगी, बाई डायरेक्शनल होगी, क्योंकि नॉर्मल यहाँ लग रहा है ना फ्रिक्शन के, तो यहाँ से नॉर्मल से परपेंडिकुलर फ्रिक्शन यहाँ लगेगी, तो बाई डायरेक्शनल होगा फ्रिक्शन इसमें। जैसे गाड़ी यहाँ पे ऐसे सीधे चल रही है, तो यार सीधा 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 यहाँ लग रहा है, ये तो यहाँ पे फ्रिक्शन दोनों डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसी को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं बेसिकली, जब दो डायरेक्शन में लग रही है वो, क्योंकि चीजें रोल कर रही है। हाँ, वो एक्शन रिएक्शन पे थोड़े से एग्जांपल्स होंगे यहाँ पे। नोटिंग द फोर्स, वो कैसे सॉल्व करने का, वो बस इतना ही सही चैप्टर था। तो इस पे बेसिकली तीन लॉस ऑफ मोशन है, सीधा सीधा इनर्शिया, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बस याद रखना कि बॉडी जीरो रहेंगे नहीं। सबसे उसके बाद सेकंड है मोमेंटम। मोमेंटम पी इक्वल टू एमवी, सीधा सीधा फॉर्मूला, पी को अपन लिख सकते हैं एमवी एम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। और एफ क्या है, डीपी बाई डी टी, मतलब एफ इक्वल टू एम हम लोग लिख सकते हैं, डीपी बाई डी टी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू एम इंटू ए। तो वही है, वही सीधा सीधा वो सब कैलकुलेशन से फ्रिक्शन आ गया थोड़ा बहुत। यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग याद रख सकते हैं उसकी क्या है क्या नहीं है। चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये देखिए, फोर सिंपलिसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इवन द मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्रॉप ऑन कांस्टेंट स्पीड है, मतलब नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब ड्रॉप है ऐसे। उसका जो वजन होगा एम जी, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे एम जी लग रहा है, और फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, फ्रिक्शन जरूरी नहीं है हर समय यहाँ पे पैरेलल लगे, क्योंकि एयर चारों तरफ से इसको गिरा रही है, किंतु यहाँ पे ओरिजेंटल में कोई फोर्स जब तक नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन काम में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एमजी फोर्स लग रहा है, तो पीछे वाली एयर क्या करेगी, इसको ऊपर धकेलेगी, कि नीचे फोर्स गिर रहा है ना, वो चाहेगी कि बबुल ऊपर उठे, तो एमजी भी यहाँ पे भी लगेगा, वो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और तब नेट फोर्स जीरो है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो, कांस्टेंट जगह पे है, मतलब नेट वेलोसिटी इज जीरो। एक और को मास 10 ग्राम और फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है, फ्लोटिंग ऑन वाटर ऐसे, इसका नेट मार्जिन यहाँ लग रहा है, यहाँ पे वो नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं यहाँ पे ये नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि ये सरफेस पे आ गया ना, यहाँ पे तो कोई सरफेस नहीं है ना, हवा में घूर रहा है। A kite still held stationary in the sky, held stationary in the sky, मतलब ऐसे काइट है यहाँ पे स्टेशनरी है, तो यहाँ से अगर धागा धागा की जिससे धागे, यहाँ पे एमजी भी लग रहा है, यहाँ पे धागा से फोर्स भी लग रहा है, तो नेट हवा हवा क्या बोलेगी, मैं इस डायरेक्शन में इनके बीच में से इनका नेट डायरेक्शनल फोर्स जीरो कर दूंगा। है स्टेशनरी मतलब वेलोसिटी जीरो, सीधी सी बात है, ऊपर ऐसे ही रखे हुए आप लोग।
कार मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, वो मतलब फ्रिक्शन इतना आगे पीछे वो बराबर कर दिया, कट गई। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो स्पेस स्पेस में हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, तो फोर्स कौन लगाएगा उसके ऊपर? वो जितनी स्पीड से वो चलता ही रहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, जितनी स्पीड से चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। A people of mass is thrown vertically upwards, give the direction magnitude of the net force on the people going in upwards motion। अपवर्ड्स मोशन में कंटिन्यूसली mg यहाँ पे लग रहा है, किंतु वेलोसिटी यहाँ पे, मतलब फ्रिक्शन हमेशा याद रखनी चाहिए ये वाली बात। अगेंस्ट द मोशन होता है, अगेंस्ट द फोर्स नहीं होता, अगेंस्ट द मोशन। तो वो पीपल भले ही ऊपर जा रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो फ्रिक्शन भी उस समय नीचे लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर करने लायक पॉइंट है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, तो mg नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन तब ऊपर लगेगा। अच्छा, इसमें एक बहुत गौर करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। मतलब जोकिंगली मैं बोल रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा लग जाए कि ये mg को ओवरकम कर दे, मतलब नीचे गिरते गिरते पीपल अपने आप ऊपर चले जाए? ऐसा हो सकता है क्या? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत बहुत कम होता है एयर का फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ऐसा हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, किंतु फ्रिक्शनल फोर्स जनरली बहुत रेजिस्टिव होता है, मतलब बहुत कम होता है एयर का। तो नेचुरली हम लोग ऐसे देख नहीं सकते इसको। द हाईएस्ट पॉइंट जो मोमेंटरीली जीरो है, तो फ्रिक्शन जीरो मान सकते हैं ड्यूरिंग द हुआ समय। नहीं, तो उस समय यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे एयर का शायद मेरे हिसाब से, मैं ऐसे ही मतलब दोनों बोल रहा हूँ कि एयर के हिसाब से, मेरे हिसाब से फ्रिक्शन जनरली हम लोग कंसीडर नहीं करते। एयर में फ्रिक्शन होता है लेकिन जनरली न्यूमेरिकल से हम लोग कंसीडर नहीं करते। ये वाली बात गौर कर सकते हो तुम लोग। यहाँ तो मैं चलो समझा रहा हूँ तो ठीक है, किंतु इस आगे क्वेश्चन में करो तो एयर का रेजिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, तो एयर का रेजिस्टेंस तो हमको इग्नोर करना है। तो उसके बाद ये 0.1 kg है, 0.1 kg में लग रहा है, ठीक है। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन, ठीक है, कोई बात नहीं। 0.1 kg है तो एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 0.1 × 10, यानी 1 मीटर, 1 न्यूटन फोर्स इसमें नीचे लग रहा है। 0.1 × 10 हो गया जी का वैल्यू। जस्ट जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ रनिंग ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, अच्छी बात है। वेलोसिटी से अपने को फर्क नहीं पड़ता, फिर इट इज ड्रॉप फ्रॉम एक्सीलरेशन। अच्छा, यहाँ पे गौर करने का, हमेशा एक्सीलरेशन वो चीज ट्रेवल ले जाएगी साथ में, वेलोसिटी कभी नहीं ले जाएगी। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, तो ये वाली बात ध्यान रखने वाली है। Where a string of length L is connected to a particle of mass m and the other to a small peg of the small horizontal table, okay? Okay, ऐसे है situation कुछ, and the other to the small horizontal table। अच्छा, एक मिनट, one and other, okay, ये ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। The particle moves in the circle speed v, the net force of the particle direction towards the center is, ओके, टी प्लस एम वी स्क्वायर टी, और एम वी स्क्वायर बाई टी तो यहाँ लगना चाहिए। ओके, गॉट इट। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? द पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर स्पीड वी, द नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल एम वी स्क्वायर बाई टी, तो टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर होगा, एम वी स्क्वायर बाई टी होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है, वो ऐसे घूम रहा है सर्कल में। जो टी होगा वही एम वी स्क्वायर बाई टी होगा। जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टी होगा। टेंशन इस पे ऐसा लग रहा है, तो वही बाहर की तरफ लग रही, तो नेट जीरो हो सकता है। कॉन्स्टेंट रिडायरेक्टिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड, मूविंग लिमिट स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है। हाउ लॉन्ग, ठीक है यार, ये तो v इक्वल टू प्लस सी सीधा सीधा 15 डिवाइडेड बाई ए क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 डिवाइडेड बाई 2.5 लगा दो ना, कितना होगा, 25 × 10 लगा दिया। वन v इक्वल टू यू प्लस सी लगा दें अगर हम लोग, v इक्वल टू अगर हम लोग u प्लस 80 लगाए, तो फिर क्या आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 25 आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 25, 25 भी कैसे आएगा, 25 नहीं, 2.5 आएगा, 2.5, जो कि इक्वल टू कितना है, 25 × 10, 150 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 6 आंसर होगा इसका, 6। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें, ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स 3 kg पे एक्ट कर रहा है, बी 2 से 2.5,
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चेंज इन वेलोसिटी रेट मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू यू प्लस एटी, फिर से लगा दो। v इक्वल टू यू प्लस एटी, फिर से लगाओ इस पे। v कितना है 3.5, u कितना है 2, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 25, 1.5 डिवाइडेड बाई 25 फिर से कर दो, 1.5 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 10, 3/5 इंटू 10 50, 6/100, 6/100 यानी कि 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इसका एक्सीलरेशन। और इससे वहां से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.18 अगर फोर्स होगा, उसको 5 kg एक कर रहा है, ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स 60 और न्यूटन है, गिव द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स कितना होगा, √8 स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर 100 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 106 स्क्वायर अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब नेट फोर्स होगा 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5 kg यानी 2 मीटर पर सेकंड ऐसे जाएगा। इसका एंगल होगा यहाँ से 8 न्यूटन, मतलब 10 इनवर्स 8/6 बोल सकते हैं हम लोग। ड्राइवर ऑफ ए थ्री व्हीलर इतना साइड brings physical to rest in what is the average returning force। 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, 4 सेकंड में पूरा छोड़ दिया उसने, ठीक है। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इन द व्हीकल, ओके। वी पता है अपने को, यू पता है, ठीक है। तो 9 किलोमीटर, अच्छा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, ये इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 कर लो। तो 0 0 क्या है 10/36, इन 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, 4 सेकंड में उसने ड्रॉप कर दिया, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसने रोका, तो उसका फोर्स लगा दो मल्टीप्लाई बाई मास करके, सीधी सी बात है। और ये हाँ मास की जरूरत पड़ेगी इसमें, फोर्स ऑन द व्हीकल, यस। मास ऑफ द व्हीकल 400 kg एंड मास ऑफ द ड्राइवर, तो 465 kg को अपने को जीरो करना, 465 इंटू 2.5 कर दो, आंसर अपने आप मिल जाएगा, यस। रॉकेट लिफ्ट 20 kg, अच्छा 20,000 kg, ओके, लास्टेड अपवर्ड्स, इनिशियल एक्सीलरेशन 5 मीटर का, इनिशियल थ्रस्ट फोर्स होता था 20,000 kg 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना इजी, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख न्यूटन, मतलब बहुत ज्यादा होता है। सोच सकते हैं हम लोग कितने जोर से रॉकेट को ऊपर फेंकते हैं, 1 लाख। कोई 5 न्यूटन अपने को फोर्स लगा तो अपन गिरने की अवस्था में आ जाते हैं, और यहाँ पे लग रहा है 1 लाख न्यूटन, बहुत ज्यादा होता फोर्स। ए बॉडी ऑफ मास इनिशियली कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इस सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फॉर 8 न्यूटन थ्रू द साउथ, अच्छा 30 सेकंड की लगा है। टी इक्वल टू -5 है, टी इक्वल टू -5 मतलब जब फोर्स लगना चालू भी नहीं हुआ, तो उससे पहले तो वो जीरो पे था, तो कितना पॉइंट कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, तो 5 × 10 लगा दो, 50 मीटर नीचे था उस समय, टी इक्वल टू -5 में, तो सीधा सीधा हो गया। टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 था, टी इक्वल टू 25 तक वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते हैं। यू इससे अच्छा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सबसे बेस्ट, एस इक्वल टू यूटी प्लस 0.5 AT स्क्वायर सबसे बेस्ट, 0.5 AT स्क्वायर ये लगा देंगे तो क्या होगा। यू कितना था, यू अपने पास कितना था, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो यू पता अपने को 10 है, 10 × 25 यानी 250 प्लस 0.5 इंटू एक्सीलरेशन कितना होगा, 8//0.4, 8//0.4 यानी 4/4 80/4 यानी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन, 0.5 इंटू 20 यानी 10, तो 10 एक्सीलरेशन कांस्टेंट पता अपने को 10 है, एक बहुत अच्छी बात हो गई। एक्सीलरेशन बार बार निकालने पड़ेगा, तो 625 इंटू 10 6250 माइनस 10 × 25 यानी 250, 6,000 मतलब 6,000, तो 6,000 नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब 6,000 मीटर 6 किलोमीटर नीचे चला गया, ऐसे हम लोग 100 मीटर 100 का निकाल सकते हैं। It has start from acceleration uniformly at 2 meter per second square. At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of a truck 6 meter from the ground. What are the velocity? Velocity क्या होगा, तो एक 10 सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रक कंस्टेंट फ्रॉम द रेस्ट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड से चलता है, 10 सेकंड पे फेंक दिया, तो व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकंड, 1 सेकंड बाद ना, ठीक है फालतू का मतलब ज्यादा ज्यादा कुछ झोलझाल कर दिया। तो 10 सेकंड में इसलिए स्पीड कितनी होगी वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकंड, जैसे आप छोड़ोगे उसको पीपल की नेट जीरो होगी, एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन होगा mg,
ओ mg plus मास ऑफ द स्टोन इनटू एक्सीलरेशन होगा 2, तो 2 √10² + 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, और वेलोसिटी नेट 0 होगी। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a stone, 2 मीटर है, ठीक है। अगर हम लोग देखें क्वेश्चन को, ऐसे बॉब है 0.1 kg हंग कर रहा है, 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग है, इस सेट इनटू एक्सीलरेशन, स्ट्रिंग मीन पोजीशन जब यहाँ पे था 1 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है। What is इसका टर्न अच्छा एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके, मतलब यहाँ पे जब था तो नेट वेलोसिटी सपोज इसकी 0 थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, कैसे अगर इसमें अगर अपने को ये 1 मीटर पर सेकेंड वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है यहाँ पे कि ये कहाँ तक पहुंचेगा। अगर यहाँ तक पहुंचा तो फिर स्ट्रिंग काट दिए, सीधा सीधा नीचे कर जाएगा, क्योंकि इससे टेंशन 0 होती है। तो यहाँ पे बीच में कहीं पे काटेगा ना तो ये सब भाग जाएगा ऐसे, क्योंकि इस समय टेंशन 0 नहीं होती थी, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा था, तो बीच में से अचानक से 0 कर दे तो ये नीचे भाग जाएगा कहीं पे। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, V = √GL/G/T, कुछ ऐसे ही कुछ फॉर्मूला था, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे वो रुकने वाली है ये स्ट्रिंग के टेंशन में। तो इससे वहां से अपन का बता सकता है। एक्सट्रीम पोजीशंस में काट रहे हैं तो वो तो चलो ठीक है, बहुत इजी बात है कि यहाँ से सीधा नीचे, तो बीच में कहीं पे काट रहे हैं तो बहुत दिक्कत है, और यहाँ पे काट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, सीधा सीधा यहाँ पे वेलोसिटी थी, यहाँ पे जाएगा, किंतु फोर्स यहाँ नीचे लग रहा था, ऐसे कहीं ऐसे गिरते चले जाएगा यहाँ पे कहीं पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन ऑफ 70 kg स्टैंडिंग ऑन द वेइंग स्केल इन लिफ्ट व्हिच इज मूविंग, ठीक है, ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 70 kg मापा होगा। डाउनवर्ड जा रहा है एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड के, तो ऊपर फोर्स लगेगा उसका कितना, 70 × 5 माइनस 70 × 10, मतलब उसका वजन कितना आएगा, 70 × 5 के हिसाब से आएगा, तो आधा वजन हो जाएगा 35। और वहीं अगर अपर से आ रहा तो नीचे फोर्स लगेगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट को कितना होगा, ये तो 1.5 गुना कर दो, तो हो सकता है 105 kg हो जाएगा। व्हाट इज द रीडिंग ऑन द स्केल इन केस ऑफ, अच्छा फिर अंडर फ्री फॉल ग्रेविटी में तो भाई कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये एक्स और टी का मतलब यहाँ पे आपको चेंज इन वेलोसिटी देख सकते हैं। dx/dt का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, v = dx/dt है ना, आपने को ये पता है। तो वी डी एक्स एक्स और टी के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या, 10⁻⁴/3। वेलोसिटी चेंज नहीं है। अगर अगर ये पैराबोलिक होता है, यहाँ पे सपोज पैराबोला, तो उसमें फोर्स भी लग रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फोर्स नहीं लग रहा था, अभी वेलोसिटी है खाली। अगर फोर्स लग रहा होता, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है ना। वेलोसिटी में चेंज तभी आ सकते है जब तक फोर्स नहीं लग रहा। x = 3 मीटर पे कांस्टेंट लेते, इम्पल्स लगा है, इम्पल्स लगा है, मतलब वो नेट वेलोसिटी 0 हुई है इंस्टेंटली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 15 वाला, द बॉडी 10 kg और 20 kg respectively, horizontal surface, horizontal force 600 Newton is applied to A and B along in the direction to the ओके, ठीक है, ए और बी ऐसे ऐसे बांधे हुए हैं, 10 kg और 20 kg के हैं, 600 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है ए पे, ठीक है। फिर सब लोग इस तरफ की गाड़ी में अगर नेट अगर ऐसे ऐसे पूरा एक डब्बा बांध ले तो 600 न्यूटन लग रहा है 30 kg ऊपर, 600 / 30 कर दो कितना होगा, सीधा सीधा बात है। बी पे भी लग रहा है, तो वो सबका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, फिर टेंशन निकाल सकते हैं अपन आराम से, क्योंकि ए पे 600 न्यूटन निकालना है, और तो बी पे खाली जितना होगा वो टेंशन ही खींच के जा रही है, ठीक है। तो 600 / 30 पर अपन बताते कितने होते हैं, 600 / 30 कर लिया, फटक से आगे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचना जरूरी है। एक जब फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ, तो बी को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचना जरूरी है, 20 kg का आदमी है तो 400 न्यूटन टेंशन हो गया, सीधी सीधी बात। और जब बी पे लग रहा होगा तो ए को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचने की जरूरत है, तो ए 10 kg का, तो 200 न्यूटन होगा का टेंशन, सीधी सीधी बात। टू masses A connected to an friction decision the mass and tension under masses are this, ठीक है। तो 12 kg और 8 kg है ऐसे नेट, अगर ऐसे मानने वाले तो 120 यहाँ लग रहा है, 80 यहाँ पे लग रहा है। तो नेट यहाँ पे अपन मान ले 40 के हिसाब से सब घूम रहे हैं यहाँ पे, तो नेट मास कितना है 20 kg, तो 120 में 40 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहे हैं, तो 80 न्यूटन को यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 80 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 16 न्यूटन लगना चाहिए। यहाँ पे 80 न्यूटन लग रहा है, मतलब यहाँ पे 96 न्यूटन लग रहा है। 96 न्यूटन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग and net restriction is 2 meter per second square. And nuclear is test is less stability. So if it distinguishes into two small molecules and the products must move in opposite. Okay, got it? हाँ वही, मतलब अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेट वो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए तभी काम होगा उसमें।
क्या मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो उससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। 2 billiard balls each of mass 0.5 kg moving in the opposite direction with speed 7 meter per second square collide and rebound with the same speed. What is the impulse? Okay, नेट चेंज mv 2 mv मान लो। 2 × 0.05 मतलब इनिशियली mv इधर था, फिर इधर mv माइनस माइनस mv होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो 0.05 × 6 × 2, इसमें बहुत बच्चे जल्दी करते हैं, 0 कर देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते। नहीं, डायरेक्शन को कंसिडर करना जरूरी है। तो इसमें क्या होगा? 12.1 × 6 यानी 0.6 kg मीटर पर सेकेंड, ये होगा इम्पल्स। A cell of mass 0.0 kg is fired by a gun of 100 मीटर पर सेकेंड, द muzzle speed is 80 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल। इक्वल जनरली इम्पल्स को अगर हम लोग मान ले तो 80 मीटर पर सेकेंड से था, वो 0 पे आ गया। कौन 0 पे आएगा? गन 0 पे आएगा, सेल को तो नेट 0 होना चाहिए ना। इक्वल स्पीड ऑफ द, तो एम वी इक्वल टू एम वी, मतलब मास वन एम वन वी वन इक्वल टू M2 V2। 100 × वेलोसिटी इक्वल टू 0.02 × 80, तो 80 0.02 × 0.08 अपना आंसर होगा। ये मान लो, तो 0.16 ऐसे मान सकते हैं अपन आंसर है। ठीक है, बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स बाय बॉल एट एन एंगल ऑफ 45 मीटर चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड व्हाट इज इक्वल टू 44, मतलब खाली रिफ्लेक्ट कर दिया उस। इम्पल्स क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी कर सकते हैं। इम्पल्स क्या? चेंज इन मोमेंटम मार देना, mv1। बहुत एग्जांपल्स देख लिया इसमें। स्टोन ऑफ मास 0.25 kg एंड टू द स्ट्रिंग ऑफ बिल्ड एंड द सर्कल स्पीड स्पीड अपना 40। अच्छा चलो, एक 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 4 रिवॉल्यूशन मतलब इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट, मतलब डिवाइडेड बाय 60 कर देना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 कर देना। तो 40 × 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 कर लोगे तो यहाँ पे ये आ गया, ये ऐसे ये गया, तो हो गया 8 पाई/6, मतलब 4 पाई/3 कर देना। ठीक है, ये वाली टेंशन है यार, सीधा साधा का सवाल है। mv²/t कर दो, mv²/r कर दो। अगर 200 न्यूटन मैक्सिमम, अगर वो उससे ज्यादा होगा, अच्छा था, हाँ टेंशन 200 न्यूटन की स्क्वायर mv²/r कर देना उसकी करस्पॉन्डिंग। एक्सेस 4.2 स्पीड इंक्रीज बियॉन्ड द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली व्हाट इज द, सीधा भाग जाएगा वो। उसके बाद उसका नेट यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, तो उसके हिसाब से नीचे mg और इधर मान लेना। ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो। अगर वो वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। Yes, stands. The stone moves readily outwards. Stone was cannot pull apart and run in empty space. अरे दौड़ेगा कैसे जब नीचे फ्रिक्शन ही नहीं है? वो हम लोग क्या दौड़ते कैसे हैं? फ्रिक्शन की मदद से दौड़ सकते हैं। तो ऐसे वो खींच नहीं सकता। खींचने के लिए उसको पहले पीछे फोर्स लगाता, वो फ्रिक्शन पे आगे फोर्स लगाता। एक्चुअल में क्या होता है, चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। हम लोग जैसे चल रहे हैं ना, आदमी या घोड़ा कुछ भी हो, तो हम लोग थोड़े से टेढ़े होते हैं ऐसे, मतलब आगे की तरफ झुके होते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग यहाँ फोर्स लगाते हैं, तो ये फोर्स, ये सपोज हम लोग पीछे ही फोर्स लगाते हैं इसको, तो ये फ्रिक्शन क्या, हम पे आगे फोर्स लगाता है, तब हम लोग चलते हैं। अब एयर में क्या है, हम एयर में अपने को कोई सरफेस चाहिए जिसको अपन पीछे धक्का मारे, वो अपने को आगे धक्का मारेगा। तब एयर में क्या है, पीछे धक्का मारने के लिए, स्पेस में क्या कुछ धक्का मारने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं बोला स्पेस में सब चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, क्योंकि उसको पीछे धक्का मारने वाला कोई है ही नहीं। और अगर स्पेस कैसे काम करता है, हम लोग अंदर से कोई धक्का मार देते हैं पीछे, कोई के पीछे जैसे धक्का मार देते हैं, फिर पीछे से एक्सटर्नल फोर्स, तभी वो चलती है। नहीं तो वो चलता ही रहेगा, अनंत काल तक चलता ही रहेगा। पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हाइल, ये इनर्शिया की वजह से वो बैठे रहना चाहते हैं, शांति से ऐसे बैठे रहना चाहते हैं, किंतु वो बैठ नहीं पा रहे। गाड़ी रुकी अचानक से, वो तो बैठे रहने की टेंडेंसी में, सीट पीछे रुक गई तो कस्टमर आगे चला गया। इट इज इजियर टू पुल ए लोन मोर देन पुश इट। अच्छा, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो कम हाइट वाली चीज होती है उसको पुश पुल करना इजी होता है, और जो ज्यादा हाइट वाली चीजें होती है अपने को उनको पुश करना ज्यादा आसान होता है। ए क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल होल्डिंग ए कैच, ताकि टाइम ज्यादा लगे। अगर वैसे पकड़ रहे हैं ना कैच, तो टाइम ज्यादा हो रहा है, तो इम्पल्स कम होगा। टाइम, इम्पल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम ज्यादा हो रहा है तो इम्पल्स कम हो रहा है। तो वही उसकी वजह से, इसकी वजह से, ताकि उसको फोर्स कम लगे, तो उसका हाथ फ्रैक्चर ना हो, ताकि कोई इंजरी ना हो उस फुटबॉल क्रिकेटर को, सॉरी। तो यही था लॉस ऑफ मोशन, बेसिक 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 तीन, कुछ तीन बड़े बड़े फॉर्मूले से, तीन फॉर्मूले से तीन लॉस है न्यूटन के। फॉर्मूले तो एक ही है, पी इक्वल टू एम बी, उसी के सब घूम फिरा के, डेरिवेटिव है एफ इक्वल टू एम, जो भी बोल दो, उसी के घूम फिरा के सब पूरी कहानी रटी रटाई है इसके ऊपर। तो बहुत इजी इजी चैप्टर है ये। इससे अगर हम लोग फ्रिक्शंस और ये सब को आगे बहुत हेल्प करता है, और ये सब में समझ लिए
तो इनमें कम से कम 2 क्वेश्चन पक्के हैं, और इनके डेरिवेटिव से बहुत क्वेश्चन आगे सॉल्व होते हैं। इनके हम लोग कुछ कुछ डेरिवेटिव निकाल के, कुछ कुछ फॉर्मूले निकाल के हम लोग परमानेंटली रट लेते हैं, और ये सब जगह अप्लाई होती है, फ्लूइड्स में अप्लाई होती है। अगर मतलब कुछ कुछ थ्योरी हम लोग बाद में और बनाते हैं ताकि और बेसिकली क्लियरिटी है, क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सब मिलके यहीं पर डिराइव होते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप आइंस्टाइन की थ्योरी पे चले जाओ, वो आइंस्टाइन ने वो तो अलग ही नेक्स्ट लेवल की थ्योरी दी थी, वो एकदम अलग है। किंतु 90% फिजिक्स ये 3 दोस्त से सॉल्व हो जाती है। आपने जेई में यही मोटा मोटा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तीन तीन दोस्त याद कर लो, एफ इक्वल और एक फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लो, पूरा चैप्टर खत्म। आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आएगा, ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।